फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पे। आप देख ही रहे हैं कि कॉन्टिन्यू सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। बहुत अब थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है। सेशन 22-23 में जितना भी सिलेबस आपके बोर्ड में आना है वो सब कुछ कराया जा रहा है। केवल एक ही सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में करा ही रहा हूँ आपको। इस समय क्लास 11 की सीरीज चल रही है और जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल जो आपने 10th में पढ़ा उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बात इक्वेशन भी करी जा रही थी, जबकि वहां पर हम लोग एंगल से रिलेटेड सारी चीजें करते हैं। आपको एक चीज ये रखना है कि कॉन्टिन्यूटी रखनी है, लगातार वीडियो को देखते रहें। बहुत से लोग जो हमारे रेगुलर देख रहे हैं, जो रेगुलर हम लोग को, वो उन्होंने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे होगा क्या कि नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आएगा। और इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि कोई चीज़ अगर अच्छी है तो सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। और हम लोग कंटिन्यू चल ही रहे, बाद में भी करेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे। हो सकता है जेईई का कंटेंट कराएं हम लोग, बायो वाले बच्चों के लिए भी है, नीट का सिलेबस मिलेगा, सब कुछ आपको यही मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 3 है सर्कल का। सर्कल के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने देख भी लिया होगा। उसमें बेसिक से लेकर के अब तक का जितना भी वर्क था, डायमेट्रिक फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, उससे थोड़ा सा हम लोग आगे आएंगे। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को, जो बाकी जो लेक्चर है पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सर्कल के अलग से, आप जाकर के देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों कंप्लीट हैं। आज बारी लेक्चर नंबर 3। तो चलिए हम लोग देखिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आई पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन होती क्या है सर्कल की? अच्छा, पैरामेट्रिक का मतलब एक तरीके से आप ये समझिए, ऐसी इक्वेशन किसी भी कर्व की जिसमें टी या थीटा में जनरली ये होती है, टी में या थीटा में, जिसको आप एलिमिनेट करें तो एलिमिनेट करने के बाद हमें कर्व की इक्वेशन कहीं ना कहीं मिल जाए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप सर्कल देख रहे हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। ये हमारे लिए ओरिजिन है 0,0। ये पॉइंट P आपको गिवन है x, y। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर्कल की जो इक्वेशन है वो है x² प्लस y² इक्वल टू r²। x² प्लस y² इक्वल r²। और यहां से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एंगल थीटा। तो हमें ये पता है कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ये x है और ये जो लेंथ है वो y है, और रेडियस आपको पता ही है कि ये r है, क्योंकि रेडियस है। एक बार जरा cos थीटा ले लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x इक्वल कितने आ जाएगी r cos थीटा। एक बार sin थीटा ले लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी r sin थीटा। यानी कि x, y आपके लिए क्या बन जाएगा r cos थीटा, r sin थीटा। ये चीज आ गई पैरामीट्रिक। अच्छा, ये पैरामीट्रिक जो इक्वेशन आप देख रहे हैं या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, ये उस केस में है जब सेंटर आपका ओरिजिन पे है। अगर मान लीजिए सेंटर को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ x माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो इस केस में हो जाएगा x माइनस h की वैल्यू r cos थीटा, y माइनस k की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। यानी इस केस में जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे x, y, वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे h प्लस r cos थीटा, k प्लस
आर साइन थीटा, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा एच प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा। ये उस केस में है कोऑर्डिनेट या बोल सकते पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट या पैरामीटर की इक्वेशन जब सेंटर आपका ओरिजिन पे नहीं है। हाँ, इस केस की अगर मैं बात करूं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ये वो केस है जब सेंटर आपका ओरिजिन पे है। तो आई होप जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट नंबर पे आपको अगर फर्स्ट वाले में पार्ट की बात करूं तो इसमें कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो इसको 4 का स्क्वायर कहना ज्यादा सही है। और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर आर स्क्वायर इक्वेशन है, ये इसका मतलब ये है कि जो इसका सेंटर है वो है 0,0 और रेडियस है r। यहाँ पे r का मतलब है 4 और आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4 cos थीटा, y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4 sin थीटा। ये चीज आ जाएगी 4 cos थीटा 4 sin थीटा। अच्छा अगर हम बात करें सेकंड वाले पार्ट की, बी पार्ट की, इसको कैसे करेंगे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 यानी कि 5 का स्क्वायर। ये चीज बन गई। अब इसको करना क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी 5 cos थीटा, तो x हो जाएगा 2 प्लस 5 cos थीटा। y प्लस 3 इक्वल 5 cos थीटा माइनस 3 प्लस 5 cos थीटा। अच्छा अगर इस तरीके से लिखा हुआ है यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन है, और अगर आप इसको इस तरीके से लिख दें 4 cos थीटा कॉमा 4 sin थीटा, तो ये आप लोगों के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, यहां पर क्या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 2 प्लस 5 cos थीटा कॉमा माइनस 3 प्लस, इसको मैं मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, क्या मैंने cos लिख दिया जो कि sin होगा ये आपके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ गए। ऊपर जो आप देख पा रहे हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये जो आप देख पा रहे हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x और y के फॉर्म में लिखेंगे यानी कि वो इक्वेशन। अच्छा देखिए यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन और पोलर मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या पैरामीट्रिक में t में होगा या थीटा में होगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए t के फॉर्म में है और हमको इसको कार्टेशियन फॉर्म में बनाना है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब केवल और केवल जो हमारी इक्वेशन है वो x और y के ही फॉर्म में होनी चाहिए, t नहीं होना चाहिए, t को एलिमिनेट करना है। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट को उठाऊं तो x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 5 cos t और y वाले केस में है माइनस 2 प्लस 5 sin t। तो ये आ जाएगा इधर x माइनस 1 इक्वल टू 5 cos t, x माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू आ जाएगा cos t। आप चाहो तो 5 cos t ही लिख लो क्योंकि दोनों तरफ सेम है, अगर दोनों तरफ अलग अलग होता तो मुझे चेंज करना पड़ता, तो हम लोग यहाँ पे 5 cos t ही कर लेते हैं। ये आ गया फर्स्ट। y प्लस 2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5 sin t, ये हो जाएगा सेकंड। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 25 cos स्क्वायर t प्लस 25 sin स्क्वायर t। तो ये हमारा बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल, अगर हम लोग यहाँ पर 25 कॉमन कर लें तो sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1,
यानी कि आपको जो मिलेगा केवल वो मिलेगा आपको 25। तो यहाँ पर जो आंसर निकल करके आया वो आंसर हमारा आ गया x - 1 का होल स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन है। सेकंड वाले केस के लिए आ जाए, बी पार्ट के लिए x = 2 cos t दिया, ये यानी कि ओरिजिन वाली है। अगर आप देखें तो y = 2 sin t, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं जल्दी से। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। देखिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, क्या मिलेगा x² + y² = 4 cos square t प्लस 4 sin square, यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा x² + y² = 4 एज ए कॉमन, cos square t प्लस sin square t 1 आ जाएगा, यानी कि x² + y² = 4। ये हमारे लिए आंसर आ चुका है। यानी कि ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन ही है आपकी। मतलब कि x और y के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है आपकी, केवल x और केवल y, t नहीं होना चाहिए। t अगर इन्वॉल्व है या थीटा अगर इन्वॉल्व है, यानी कि वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, अगर केवल और केवल x और y के ही फॉर्म में, तो आप उसको कहेंगे कि वो कार्टेशियन इक्वेशन है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लाइन एंड सर्कल, ये पॉइंट निकल कर के है, ये भी बहुत अच्छा पार्ट है। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है, अदर स्टेट बोर्ड में कुछ आ जाता है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा इसका पार्ट लिया, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। आज ही हम लोग सर्कल को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूंगा कि सर्कल है, अगर इस सर्कल की इक्वेशन में ले रहा हूं x² + y² = r², यानी कि आप इस बात से एग्री होंगे कि इसका जो सेंटर है वो है 0,0। अगर इसकी कोई एक लाइन है वो कुछ इस तरीके से, इसकी अगर लाइन हम लोग देखें, लाइन अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, तो ये जो लाइन है ये इसकी टेंजेंट है। लाइन क्या है इसकी? टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब ये हो गया कि अगर आप सेंटर जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस का काम करेगा। सेंटर से अगर आप इसको ज्वाइन करें, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेंटर से अगर आप इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये जो लाइन है हमारी, अगर मैं लेट करूं, ये जो लाइन है हमारी वो है mx + c, या इस लाइन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं mx - y + c = सेंटर से अगर इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो किसके इक्वल होगी? रेडियस के। और रेडियस इस केस में क्या है? हमारी r है। तो चलिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पहले तो पॉइंट सेटिस्फाई होंगे, यानी कि m × 0 - 0 + c होल अपॉन √/, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि m² प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि -m², दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि c अपॉन √m² + 1 इक्वल टू r। तो c² इक्वल टू आ जाएगा r² 1 + m²। c² इक्वल टू r² 1 + m²। ये हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अगर मान लीजिए आपको प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट है, तो आप इस बिहाफ पे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये टेंजेंट है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने
इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाल सकते हैं कि अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि बाकी तो पार्ट जेई का रहता है, हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए थोड़े क्वेश्चन मैंने लिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिए। हाँ, डिटेल्ड सेशन बाद में करेंगे जब हम लोग जेई का डिस्कशन कर रहे होंगे, क्योंकि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा पार्ट है। अभी हम लोग बोर्ड के लिए अगर देखें तो बहुत छोटा छोटा सब कुछ पढ़ते हैं, बहुत मतलब ये कंटेंट ना के बराबर ही है, अब समझिए, बट हमारा बोर्ड का काम चल जाएगा, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक आ गया है, प्रूफ दैट द लाइन x + y = 5 टचेस द सर्कल, इस सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर्कल बना लेते हैं हम लोग। ये लाइन है, इक्वेशन है हमारी x + y - 5 = 0। ये सर्कल का सेंटर है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो पहले तो हम लोग सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + y² - 2x - 4y + 3 = 0। जब हम लोग इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर किस चीज से करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, यानी कि 2g की जो वैल्यू है हमारी वो -2 है, तो g की वैल्यू आ जाएगी -1, 2f की वैल्यू है -4, यानी कि f की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि इस केस में जो सेंटर है वो है आपका -g, -f, यानी कि आप इसको कह सकते हैं 1, 2। और अगर हाँ बात करें रेडियस की, तो रेडियस हमारी आएगी इस केस में √g² + f² - c। इस केस में हमारी सेंटर आएगी वो आएगी g² + f² - c। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अरे एक चीज देखिए, आप सेंटर क्या है, -1, -2। तो ये एक काम आपको याद कर लेना, जो इक्वेशन थोड़ी करेक्ट नहीं लिखी है, इक्वेशन को यहाँ पर आपको +5 करके लिखना है। यहाँ पर x + y + 5 = 0 में कर देता हूँ, ये करेक्ट इक्वेशन है। तो 1 + 4 - 3, यानी कि आ जाएगा √2। अब जरा सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्या रेडियस के इक्वल है, देख लेते हैं। ये मान लीजिए O है, ये A है, तो लेंथ ऑफ OA क्या हो जाएगा, जरा देख लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस फार्मूले नहीं, परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। तो -1 - 2 + 5 होल अपॉन √x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर + y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 5 - 3 यानी कि 2 अपॉन √2, दैट इज इक्वल टू द √2 और इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। सो लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि ए का पता कैसे चलेगा, ये जो ए है इसका भी तो पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन निकाल लेते हैं। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, और इसके करेस्पॉन्डिंग इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करके साइन बदल दिया जाता है। तो इक्वेशन ऑफ OA क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ OA y - y1 = mx - x1, x + 1 - y - 2 = 0, x - y - 1 = 0। अब देखिए, ये जो लाइन निकल करके आई है और ये जो लाइन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही तो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो x + y + 5 = 0,
x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐड कर दें तो 2x इक्वल टू 4, कोई माइनस साइन के साथ, तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू -2 -3 आएगी, y की वैल्यू हम लोग करेक्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, y की वैल्यू -3। तो ये हमारे लिए आगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, -3। बाकी इसके लिए फॉर्मूले भी होते हैं, बट मैंने फॉर्मूला आपको नहीं सिखाया, मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की हेल्प से आपको ये सिखा दिया है। बाकी तो प्रूफ करने का जो तरीका है मैंने आपको बताया था कि c² = a² 1 + m² आप कर सकते हैं, एक जगह r भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालने के लिए इसी तरीके के मेथड होते हैं, लेकिन वो बहुत वास्ट मेथड हो जाता है, वो लर्न भी करना पड़ता है फॉर्मूले। ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से सिंपल तरीके से सिखा दिया है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि ये देखिए इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is -2, 3 touches the line this and this। देखो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या जरूरत होती है, एक सेंटर मिल जाए और एक रेडियस मिल जाए, केवल दो चीजों की हमें नीड है। तो सेंटर तो आपको गिवन ही है -2, और ये इसकी टेंजेंट है x - y + 7 = 0। यहाँ पर रेडियस नहीं है, सेंटर तो है रेडियस नहीं। तो रेडियस की अगर मैं बात करूं तो मान लो ये O है, ये A है, तो आप रेडियस अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेडियस R = क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस R इक्वल सेंटर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करें -2 -3 + 7 होल अपॉन √1² प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन √2, और ये बन जाएगा आपके लिए √2 केवल। अब देखिए आपका सेंटर है रेडियस, यानी कि इक्वेशन बनेगी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल r², यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। यही आपके लिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल r², यही हमारे लिए इक्वेशन हो जाएगी सर्कल की। देखिए सर्कल में पॉइंट तो आपको क्या कहता है, पॉइंट का मतलब सेंटर गिवन था, आपको केवल क्या नहीं दिया गया था, रेडियस। तो रेडियस के लिए आपने क्या किया, सेंटर से टेंजेंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो रेडियस के बराबर आ गया। एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स दिस। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। आपको एक सर्कल गिवन है, बाहर कोई एक पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया P8, 1। अब एक्सटर्नल किसी पॉइंट सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकती। बहुत से लोगों को लग रहा हो कि ज्यादा हो सकती है, तो पॉसिबल नहीं। तो वही इक्वेशन निकालनी है। अभी स्लोप नहीं पता तो मैंने लेट कर लिया कि जो इसका स्लोप है वो m OAB या P है, सॉरी इसको ये P तो है AB। इस सर्कल के बारे में डिटेल अपने पास है, तो सेंटर रेडियस हम लोग निकाल लेते हैं सर्कल के बारे में। तो x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 2g की वैल्यू 2, g की वैल्यू 1, 2f इक्वल टू -4, यानी f की वैल्यू -2। तो सेंटर हो जाएगा -g माइनस f, यानी कि -1, 2। ये आ गया हमारा सेंटर। अच्छा, बात करें अगर हम लोग रेडियस की, √g² प्लस f² माइनस c
यानी ये बनेगा अंडर रूट जी के मतलब 1 + 4 + 25 20 हो जाएगा, यानी क्या गया 5। अच्छा इस लाइन की जो इक्वेशन है पीए या पीबी में किसी की भी, तो आप इस तरीके से निकालिए इसको। इसको लेट कर लीजिए इस तरीके से y - y1 = mx - x1, तो mx - y + 1 - 8m = 0। अब इसके सेंटर से अगर आप किसी भी पॉइंट को मीट करेंगे, चाहे ए को चाहे बी को, तो क्या होगी परपेंडिकुलर। तो जरा सेंटर है क्या, -1, -2 इस पे रखो, -m + 2 + 1 - 8m होल अपॉन अंडर रूट m² + 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। रेडियस है 5, तो 3 - 9m = 5 अंडर रूट 1 + m²। यहां से m की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो 81m² + 9 9 × 27 × 254m = 25m² + 25। इसको इधर ले आओ, यानी कि आ जाएगा आपका एक तरीके से कितना, इसमें अगर माइनस करें तो 1 से 11 से हो जाएगा 6 और 7 से 2 करेंगे तो 5 56। 56 में अगर आप 25 ऐड करोगे तो आपको 81 मिल जाएगा, और माइनस ये m² में आएगा -54m माइनस, और 9 - 25 अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहां पर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 28m² 27m - 8। अब आपको इसको फैक्टराइज कर लेना है, यहां से m की 2 वैल्यूज निकल करके आएंगी। अब इसके आगे का काम आपके पास लिए, यहाँ से m1 और m2 की 2 वैल्यूज आएंगी, और जो m1 और m2 की 2 वैल्यूज हैं आपको यहाँ पुट कर देना है, तो आपको 2 लाइंस मिल जाएंगी, और यही 2 लाइनें यही आपको फाइंड करनी थी। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। रिलेटिव पोजीशंस ऑफ 2 सर्कल। 2 सर्कल की रिलेटिव पोजीशन अगर आपसे कहा जाए कि निकालिए, तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए पहले तो बहुत सारे केस बनते हैं यहाँ, हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप केस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे एक सर्कल हमारा ये बना, पहले एक सर्कल ये बना, इसको मैं इस तरीके से कर दे रहा हूं। अब जैसे ये वाला केस, इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। यानी कि अगर मैं ये कहूं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल सम ऑफ रेडियस, यानी कि C1 C2 = R1 + R2। ये केस अगर आपका आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नली टच, इस केस का मतलब एक्सटर्नली टच, बाहर टच कर रहे हैं। अच्छा इसी में और एक केस देखते हैं। जैसे ये केस है, सेंटर इसका यहां पर C1, इसका सेंटर है C2, ये बड़े वाले की जो रेडियस है वो R1 है, और जो स्मॉल सर्कल है इसकी रेडियस R2 है। यानी कि अगर मैं ये कहूं C1 C2 = डिफरेंस ऑफ R1 - R2, ये तो इस केस का मतलब ये है इंटरनली टच।
और इंटरनली टच में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ये कहा जाएगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर is equal to the difference of radius. Distance between the center is equal to the difference of radius. रेडियस के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका वर्क करेगा। अच्छा, इसी में अगर मैं एक केस ये भी कंसीडर कर लूं, एक सर्कल ये मैंने ड्रॉ किया और एक सर्कल मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। ये कुछ इस तरीके से, चलिए ठीक है। ये C1 है, ये C2 है। फर्स्ट की रेडियस मान लीजिए R1 है, सेकंड की रेडियस मान लीजिए R2 है। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर बड़ा सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है, मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में क्लोज कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब ये आप कहेंगे कि जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है वो डिफरेंस से ग्रेटर है और सम से लेस है। मतलब अगर डिस्टेंस बिटवीन जो सेंटर है आपकी वो अगर रेडियस के सम से लेस है और डिफरेंस से ग्रेटर है, इसका मतलब ये है कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो दोनों सर्कल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो केसेस में और होते हैं, एक कंप्लीटली इंटायर इसको बोलते हैं पूरी तरीके से अंदर, और एक पूरी तरीके से बाहर। तो उस दो केस को आप इससे लेस और इससे ग्रेटर कर देंगे रेडियस के सम से, तो बाहर और कंप्लीटली अंदर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना ही अपने काम का था, वो मैंने आपको बता दिया है। प्रूफ दैट द सर्कल दिस इंटायरली इनसाइड द सर्कल, पूरी तरीके से अंदर। तो चलिए हम कर लेते हैं, पहले इस सर्कल की बात करते हैं। इसको कंपेयर करिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 2g की वैल्यू है -6, 2f की वैल्यू है -2, तो g आ जाएगा हमारा 3 और f आ जाएगा हमारा -1। तो सेंटर होता है -g, -f जो कि है C1, तो C1 हमारा आ जाएगा 3, 1। रेडियस R1 क्या आएगी, √g² प्लस f² माइनस c, यानी कि आ जाएगा 1। रेडियस R1 आ गई, सेंटर आ गया 3, 1। अच्छा, अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो जो सेंटर है हमारा यानी कि C2 वो है 0, 0, और अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो √18, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको 3√2, 9 2 18 होता है, तो 3√2। अच्छा देखिए, अगर कोई सर्कल किसी भी सर्कल के अंदर है पूरी तरीके से, यानी कि अगर मैं फिगर की बात करूं तो एक सर्कल ये है हमारा और एक सर्कल फिर से यही बना लेते हैं। मतलब ये कुछ इस तरीके की बात कर रहा है, पूरी तरीके से अंदर। तो ये तब बातें क्लियर होंगी जब डिफरेंस जो है आपका क्या हो, छोटा बड़ा हो जाए। अब जैसे सेंटर ये C1 है, ये C2 है मान लो, तो ये आपका R1 हो गया, ये पूरी आपकी R2 हो गई। तो R1 माइनस R2 जो डिफरेंस है वो C1 C2 से अगर बड़ा हो जाए तो आप ये कहेंगे कि जो सर्कल है पूरी तरीके से अंदर है। तो C1 C2 जरा निकालिए, √3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 0 है, सॉरी 1 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा √10। और अगर हम R1 - R2 की बात कर लेते हैं, R1 - R2 का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 3√2 माइनस का 1। अगर थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 1.414 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 3 4 12 2 3 1 3 1 4 4 3 12 2 1 3 1 3, तो 4 तो ये आ जाएगा 3.24। हाँ, अगर हम लोग √10 की वैल्यू निकालें तो ये अप्रोक्सीमेटली बड़ा है, सॉरी छोटा हो जाएगा √10 इससे।
R1 माइनस R2 से, यानी कि मैं ये कहूँगा कि जो सर्कल है पूरी तरीके से अंदर है। तो आई होप आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। बहुत से लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। जिन लोगों ने तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और सीरीज आप जारी रहे, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर से कि ईयर लॉन्ग सीरीज है, बीच में रुकेगी नहीं जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता है। क्लास अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, स्कूल में जो फाइनल एग्जाम होगा आपका, तब तक हम लोग कराते रहेंगे और सिलेबस कंप्लीट ही कराएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली अब जल्दी से हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने ही वाले हैं अपना, और सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। सेशन 22, 23 में जितना भी कंटेंट आ रहा है सब कुछ यहीं कराया जाएगा, बस लगातार आपको बने रहना है। सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बस आपको देखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। तब तक के लिए बाय।